मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं सिवान नर्सिंग होम में मौजूद हूं, जो कि सिवान ज़िले के पुराने किला में स्थित है। आज इस ज़िले के मशहूर डॉक्टर मंजीत रंजन, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का तीसरा लहर कितना घातक हो सकता है। देखिए, हम लोग बच्चे पर इसलिए आए हैं कि फर्स्ट लहर आया तो हमने देखा कि वैसे लोग इन्वॉल्व हुए जो बहुत ओल्ड थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। सेकेंड लहर आया तो थोड़ा सा वो 40 एज और 45 के 50 के बीच वाले इफेक्टेड हुए। थर्ड लहर में ये अनुमान किया जा रहा है कि चाइल्ड में भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन चाइल्ड में जो भी मोर्टालिटी या मोर्बिडिटी होगी, मेरे अनुसार या मेडिकली देखने से वो कम होगी, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई भी क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र नहीं करता है, उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, ग्रोइंग फेज रहता है, इसलिए कम से कम मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी आएगी। माइल्ड फीवर, कफ, हाँ कुछ बच्चों में सांस की तकलीफ़ आएगी, जिनका परसेंटेज मेरे अनुसार बहुत कम होगा। बच्चों में अगर देखा जाए तो अगर इम्यून सिस्टम जो है जिन बच्चे का मजबूत है, तो वहाँ जो है ये कोरोना का तीसरा लहर जो है वो प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाए। नहीं, इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो भी प्रोटीनिशियस चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को देना है, ताकि उनका न्यूरो डेवलपमेंट ज़्यादा हो, साइटोकाइनिन का ही हो। इसलिए प्रोटीन वाला जो भी चीज़ है, आप जो फल या और सब दाल का पानी या दाल पीते हैं, फल खाते हैं, वो दूध को छेना फाड़ के आप खाइए, जो माने घरेलू मिल जाए, जो इजीली मिल जाए, सबको मिल जाए और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मिल जाए, वो चीज़ दीजिए। तो ये बीमारी हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर पाएगा बच्चों को। जी, और इस अभी बच्चों में देखा जा रहा है कि आए दिन जो है बुखार, खांसी, सर्दी और इस तरह का जो बीमारी है सर, इसका बचाव क्या होगा? देखिए, कभी भी मिक्स सीजन होगा, जिस टाइम टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत होगा, सडन गर्मी, सडन ठंडा, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस हो जाता है, जैसे रोटा वायरस का, इन्फ्लुएंजा का, जिसमें सर्दी, खांसी, पेट खराब, ये सब टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण ही वायरल मल्टीप्लिकेशन होता है और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो इस पीरियड में बच्चों का देख रेख, उनका ख्याल करना ज़्यादा माने ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे हमारे खान पान में क्या खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि नहीं। जितना कम से कम हो टेम्परेचर वेरिएशन से बचाना चाहिए, धूप में नहीं घूमना, या बहुत ठंड में आइसक्रीम या ये सब भी मिलता है तो ये खा लेते हैं, तो वैसा चीज़ ही नहीं अलाउ करना है बच्चों को जिससे कि टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा उनको पड़े। ठीक है, तो इस सीजन में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना होता है बच्चों पर। तीसरा जो लहर आने वाला है कोरोना का, इसमें किस तरह का सिम्टम्स हो सकता है? नहीं, अगर अनुमान के अनुसार चला जाए कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो पहले तो उनको इन्फ्लुएंजा टाइप का साइन एंड सिम्टम आएगा कि सिंपल उनको बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुआ। हाँ, अगर हम वो स्टेप को, फर्स्ट स्टेप जो सर्दी खांसी बुखार हुआ, उसको कंट्रोल नहीं किए और कुछ टाइम बीत गया, 2, 4, 5 दिन, तो मे भी उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत, ये सब आएगी अगर कोरोना से इन्फेक्टेड है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थर्ड लहर हम मानते हैं कि चाइल्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको फर्स्ट या सेकेंड डेज ही अगर सर्दी खांसी फीवर रह रहा है तो आप कोरोना का जो भी है RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं और कन्फर्मेटरी होने के बाद देन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी है, अगर कोरोना निगेटिव है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप वायरल की तरफ और इन्फ्लुएंजा या अदर वायरल की तरफ जाते हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो देन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी WHO का गाइडलाइन आया है, वो गाइडलाइन के अनुसार आपको बच्चे को ट्रीट करना पड़ेगा, बशर्ते कि और आइसोलेशन और फैमिली मेम्बर जो भी है वो मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज किए, ये सब चीज़ ध्यान रखने के, क्योंकि एक बच्चा इन्वॉल्व होगा तो उनके साथ में पेरेंट्स या जो भी केयरिंग मेंबर होंगे वो इन्वॉल्व होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते। बच्चे अपने से ना कपड़ा पहनेंगे, ना स्नान करेंगे, ना कुछ काम करेंगे,
तो बच्चे के साथ फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जी हमारा ये एक अंतिम सवाल आपसे कि अभी देखा जा रहा है ब्लैक फंगस भी, कि ब्लैक फंगस जो है अभी कहर बरपाए हुए है, तो ये क्या है और इसका लक्षण क्या है और इसका क्या मतलब कोई कॉमन आदमी में भी ब्लैक फंगस हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली में ब्लैक फंगस होने का 2-3 रीज़न है। या तो बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉयड का थेरेपी चला हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, या कोई क्रोनिक डिजीज बहुत दिन से वो सफ़र कर रहा हो। और मैं मानता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस इतना हुए उसमें 2-3 चीज़ को होना ज़रूरी है। कुछ घरेलू उपचार हमने कुछ पढ़ा और देखा। मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मेरे फादर कोरोना पॉजिटिव हुए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुए, 85 ईयर ओल्ड हैं, और उनको भी आज के डेट में तो 2-3 महीना हो गए स्वस्थ हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि ब्लैक फंगस बचने के लिए कि जिस पर्सन को अगर ट्रीटमेंट कोरोना का चल चुका है, स्टेरॉयड चल चुका है, उनको कोरोना निगेटिव होने के बाद कम से कम 1 मंथ से 1.5 मंथ तक केयरिंग में रखना है। फर्स्ट केयरिंग, उनका माउथ वॉश होना चाहिए कम से कम दिन भर में 4 बार, बेटाडीन गार्गल दिन भर में 4 बार। उनको जो आईलिड है, अपर और लोअर आईलिड, उसमें सिंपल घर का सरसों तेल या नारियल तेल जो है आप लगा सकते हैं, चेहरा पर लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि ब्लैक फंगस जो ग्रो कर रहा है, हमेशा ब्लैक फंगस वहाँ पर ग्रो करता है जिसमें मॉइस्चरिंग रहता है। आप मॉइस्चरिंग का अगर प्लेस ही नहीं दोगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। और रहा स्टेरॉयड का धीरे धीरे तो वो फिर स्टेरॉयड विड्रॉल हो जाएगा, फिर नहीं होगा ब्लैक फंगस। तो घरेलू उपचार में 2-3 चीज़ मुझे लगा कि बहुत कारगर है। एक वो तो उनको बेटाडीन गार्गल दिन भर में 4 बार, ब्रश करें 3-4 बार, जो भी नारियल हो या सरसों का तेल है वो चेहरे पर, अपर आईलिड, लोअर आईलिड और पूरे चेहरे पर लगाए। तो जो मेरा ये वाइटल आई है, चाहे ये जो ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड हो जा रहा है जिसमें आँख निकालना पड़ जा रहा है, ये सिचुएशन नहीं आएगा। मैं अपना ये जो भी बताया हूँ अपना प्रैक्टिकल चीज़ बनाया हूँ, क्योंकि मेरे फादर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया, फिर देन आफ्टर 85 ईयर होने का ये डर था कि ब्लैक फंगस होगा ही इनको, लेकिन नहीं हुआ। अभी तक वो पूरी तरह स्वस्थ है। जी, इस तरह का संदेश उन लोगों को दे रहे हैं जो भ्रमित हैं। नहीं, अभी तक तो माने ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारा वैक्सीनेशन हो चुका है, करोड़ों में वैक्सीन, कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरे तरफ से ये है कि हर पर्सन को वैक्सीनेशन कराना है। यही एक सुरक्षा कवच है जिसको आपको पहनना ही होगा, और पहनने के लिए ये ज़रूरी है कि सबको एजुकेटेड करना, उसका पॉजिटिव थिंक बताना। कुछ अनएजुकेटेड पर्सन है जिनको गलत बातें दिमाग में बैठी हुई है, उनको काउंसलिंग करना, उनको काउंसलिंग करके बात बताना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये तो